ठीक है। तो क्या क्या साइट सिलेक्शन में देखना है कि क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं जब हम अपनी साइट को सिलेक्ट करें, किस साइट को, जिस साइट पर हमें ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, जहाँ हमें ये बनानी है, उसका सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले इट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लड प्रोन एरिया, मतलब जहाँ फ्लड के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ से फ्री होनी चाहिए। इट शुड बी सिचुएटेड ऑन एन एलिवेटेड एंड लेवल्ड ग्राउंड। ठीक है। एलिवेटेड किस लिए एलिवेटेड होना चाहिए? जैसे कि MSL जो है, मतलब मीन सी लेवल हो, तो उससे कुछ ऊपर रखते हैं ताकि फ्लड वगैरह के चांसेस कम हो उस एरिया में। ठीक है। द सॉइल ऑफ द साइट for proposed building should not be made up type to avoid differential settlement। जिस सॉइल पे बना रहे हैं उस पे डिफरेंशियल सेटलमेंट का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, कि चांसेस ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट कम हो। ठीक है। जो ग्राउंड का वाटर टेबल है, इट शुड नॉट बी हाई। अब हाई क्यों नहीं होना चाहिए वाटर टेबल? रीजन बताओ कोई, वाई वाटर टेबल शुड नॉट बी हाई? डैम्पनेस एक रीजन ये है। एक और रीजन होता है, मतलब यदि वाटर टेबल हाई होता है तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कम हो जाती है। जैसे फाउंडेशन के नियर बाई यदि वाटर टेबल होगा ना, तो जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। डैम्पनेस अच्छा रीजन होता है गौतम। ठीक है। इसके बाद the site should be sloped in such a way that the water drains off quickly and easily। बट ऑब्वियस रीजन है कि साइट जो है इस तरीके से होनी चाहिए कि जो वाटर है वो इजीली एंड क्विकली ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, जिससे कि ड्रेनेज वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। नहीं, उसके लिए अलग से हमें करना पड़ेगा, डैम प्रूफिंग वगैरह वो सब करेंगे। ठीक है। तो अच्छा रहेगा यदि उस साइट पर कम से कम ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो, और साइट उस लोकेशन पे अवेलेबल हो जिससे कि वहाँ वाटर सप्लाई इजीली अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिक लाइंस हो, टेलीफोन लाइंस हो, ये सब। ठीक है। कोई डाउट इस सब में? ठीक है। अब इसके बाद ये इस चीज पे भी हमारी साइट डिपेंड करती है कि हमारा जो बिल्डिंग का टाइप है वो क्या है, whether it is an रेजिडेंशियल बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। यदि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और यदि हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले यदि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, अच्छा हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ हम नियर बाई देखते हैं, स्कूल्स वगैरह हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ये सब हमें नियर बाई मिल जाए। ठीक है। और अवे हो फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह, वो हमारे नियर बाई जो भी जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है उससे दूर हो, जैसे चिमनीज वगैरह हो वो दूर हो। ठीक है। पॉल्यूटेंस, पॉल्यूशन के चांसेस कम होगा। ठीक है। अनऑब्स्ट्रक्टेड नेचुरल एयर और लाइट हो। ठीक है। अब यदि इंडस्ट्रियल है तो इंडस्ट्रियल एरिया किधर होता है? जैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग यदि हम डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए, यदि हम कोई साइट सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो एरिया होना चाहिए वो अवे होना चाहिए फ्रॉम हॉस्पिटल, कॉलेज, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है। और इस तरीके से प्लान करते हैं कि जो उसका एफ्लुएंट है वो इजीली डिस्पोजेबल हो। ठीक है। अब मोस्टली तो जो एफ्लुएंट निकलता है, एफ्लुएंट जानते हो तुम क्या है? इंडस्ट्रीज का एफ्लुएंट कैसे कहते हैं? WWE में पढ़ा होगा। व्हाट इज एफ्लुएंट? वेस्टेज, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह से वेस्टेज निकलता है। ठीक है। उसको, ठीक है, बेसिकली उसको हम आफ्टर ऑल द प्रोसेसिंग वी हैव डन, उसके बाद उसको हम जो डिस्पोज ऑफ करते हैं ना वो रिवर में ही करते हैं। ठीक है। जो वेस्टेज इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलता है उसका पहले ट्रीटमेंट होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पड़ा होगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद उसको हम फिर रिवर में भेजते हैं। वो पर्टिकुलर मिलीग्राम पर लीटर इतने होनी चाहिए, उसके बाद रिवर में भेजते हैं। इस इंडस्ट्री से एफ्लुएंट जो निकल रहा है वो सब देखते हैं पैरामीटर, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हम लोग
मतलब जो इम्पोर्टेंट है, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो हमारी लेंथ वाली डायरेक्शन है, ठीक है। जो लॉन्ग डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में अलाइंड है बिल्डिंग की, ठीक है। सपोज ये अपनी बिल्डिंग है, इसका फेस इधर है, ठीक है। तो इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन विद, ये तो हो गया ओरिएंटेशन विद फेसिंग किधर है इसकी, नॉर्थ, विद नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। अब ओरिएंटेशन होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द सेटिंग the plan of the building in a particular direction so as to get the maximum benefit from the gift of nature. What are the gifts of nature? Sunlight, air, rain, एयर या विंड, जो भी कहो, ठीक है। इन सब का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी बिल्डिंग को ओरिएंट करते हैं। आया समझ में ओरिएंटेशन क्या होता है? कोई डाउट? एनी डाउट? ठीक है। अब इन्हीं चीजों के रेस्पेक्ट में हम ओरिएंटेशन को देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू द सन, ठीक है। मतलब सन के रेस्पेक्ट में कैसा होना चाहिए। ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग शुड बी सच दैट द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट शुड एंटर इनटू द बिल्डिंग, ठीक है। अब वो सनलाइट मैक्सिमम होनी चाहिए तो बट ऑब्वियस रीजन है किसमें, विंटर में, और मिनिमम होनी चाहिए समर में। फॉर इंडिया बीइंग द ट्रॉपिकल कंट्री हैज जनरली हॉट क्लाइमेट फॉर द पास्ट ऑफ मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। अब इसका मतलब क्या है, ट्रॉपिकल ये सब आता है तुम्हें, ज्योग्राफी पढ़ी होगी है ना। ये सपोज करो अर्थ है, ठीक है। ये क्या होता है, इक्वेटर। ये जो रीजन होता है ना, ये होता है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ये वाला जो रीजन होता है ये होता है टेम्परेट, और ये पोलर रीजन इसी तरीके से सिमिलरली नीचे होता है, ठीक है। तो जो नियर टू इक्वेटर होता है उस पे मैक्सिमम सनलाइट रीच करती है, ठीक है। तो ये इक्वेटर इसी के नियर बाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास अपना इंडिया लाई करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, ठीक है। आई ये चीज समझ में? तो हम लोग कौन से रीजन में लाई करता है, इंडिया का मोस्टली पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, जिसके कारण इंडिया जो है वो हॉटेस्ट वेदर को सबसे ज्यादा एंजॉय करता है, ठीक है। तो हॉटेस्ट होने के कारण जो सन की रेज हैं जो घर के अंदर आनी चाहिए वो मोस्टली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में आनी चाहिए, वही चीज लिख रही है इसमें, ठीक है। अब ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू विंड, the orientation of the building should be such that the occupant are able to enjoy the natural breeze, ठीक है। Free movement of the air through windows and ventilator keep the room cooler in summer, but in winter the winds are prevented to enter into the building.
लॉजिकल सी है, विंटर में नहीं जानी चाहिए और समर में जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात द प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग टू फेस साउथ वेस्ट टू अलाउ द ब्रीज टू एंटर इनटू द बिल्डिंग। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की फेसिंग को अच्छा मानते हैं। किस रीजन में? गुजरात। जैसे रीजन वाइज भी इसका जो ओरिएंटेशन होगा ना वो डिफर करेगा। अब ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू द रेन। अब रेन में क्या करते हैं, जो उसके स्प्लैशेस होते हैं रेन के वो एंटर ना करें, और ऐसा ना हो कि कहीं डैम्पनेस की रीजन बन जाए, तो उसी तरह रेन का करते हैं। ठीक है, इंटरनल सर्कुलेशन जो आउटर का मेरे हिसाब से 30 to 40% होता है वो अलाउड करते हैं इंटरनल। ठीक है, उस तरीके से विंड स्पीड को वो करते हैं। इंटरनल आउटर का इतने परसेंट होना चाहिए। बिल्डिंग शुड बी ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट द फ्री मूवमेंट ऑफ द एयर इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड एंड द इनसाइड environment remain fresh and hygiene. For this, sufficient number of windows and ventilators should be provided at suitable level from the floor to cause the movement of air inside various units of the building. अभी ये दे रखा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थन इंडियन रीजन में और कोस्टल एरिया ऑफ सदर्न इंडिया में कैसे कैसे ओरिएंट करते हैं किसको, बिल्डिंग को, और किधर फेसिंग करते हैं। ओरिएंटेशन और फेसिंग समझ में आ गया था? यस और नो? ये जितना भी बिल्डिंग प्लानिंग है ना, बिल्डिंग प्लानिंग एंड सर्विसेज, ये जो चैप्टर है जो बिल्डिंग प्लानिंग है, ये एक और चीज से लिंक होता है। नॉर्मली तुमने एक चीज सुनी होगी, हमारे घर वाले भी कहते हैं, जैसे वास्तुशास्त्र सुना होगा, तो वही चीज होती है ये। मतलब वो दूसरे लैंग्वेज में, यहाँ मतलब उसमें भी इसी तरीके से जैसे हम किचन वगैरह या रूम्स वगैरह अपने उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं कि वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो उसमें। मतलब सेम बेसिकली ये जितना भी पार्ट है ना, ये आर्किटेक्चर का है। जो आर्किटेक्ट इंजीनियर वगैरह होते हैं ना, वो सब पढ़ते हैं इस चीज को। उनको मतलब कि कौन सी चीज कहाँ करें कि ये मैक्सिमम बेनिफिट हो इसमें। जैसे किचन में ऐसा मानते हैं कि मॉर्निंग वाली जो सनलाइट होती है वो आनी चाहिए, अभी आएगा ना इसमें लिख रहा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से डिजाइन करते हैं उन चीजों को। तो वही सब है इसमें भी कि कौन सी चीज कहाँ है। जैसे जिस भी पर्टिकुलर रीजन में तुम रहते हो वहाँ सन की डायरेक्शन कैसी है, उस हिसाब से अपने किचन, लिविंग एरिया और इन सबको डिजाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, अब अरेंजमेंट कैसे कैसे करते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन का सच वैसे इश्यू नहीं होता, केवल डायरेक्शन देखी जाती है कि ये पर्टिकुलर रूम इधर फेसिंग होना चाहिए। ठीक है, और इस रूम में ये विंडो इधर होनी चाहिए, ये वाली चीज। इसमें इवन जो हमारा फर्नीचर वाला पार्ट होता है ना, वो भी हम लोग प्री डिजाइन करते हैं कि पर्टिकुलर फर्नीचर इधर होना चाहिए, जैसे कि डैम्पनेस यहाँ कम आएगी इस एरिया में, तो उस तरीके से करते हैं। डायमेंशन का ऐसा मुझे नहीं लगता। डायमेंशन उस रेस्पेक्ट में होनी चाहिए कि इस रूम में विंडो होनी चाहिए, तो विंडो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ रही है तो उस हिसाब से डायमेंशन को इंटरचेंज कर सकते हैं बस। ठीक है, सबसे पहले लिविंग रूम। द लिविंग रूम शुड बी प्लान placed on the south or southeast of the building so as to maximum sunlight is available during winter। मतलब इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि विंटर के दौरान लिविंग रूम जो है वो मैक्सिमम सनलाइट उसमें आए। ठीक है, मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ द मतलब डे हम इसी लिविंग रूम में करते हैं, तो जब विंटर हो तो मैक्सिमम जो मतलब सनलाइट है वो इसमें आए, तो इसलिए या तो साउथ में या साउथ ईस्ट में डिजाइन करते हैं इसको। ठीक है, बेडरूम, बेडरूम should be placed in the direction of the wind of that region। ठीक है, विंड की जो डायरेक्शन होगी उस रीजन में उसके, तो जो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन है वो या तो वेस्ट है या साउथ वेस्ट है। ठीक है, ऑफ द हॉट। ये ओरिएंटेशन समझ में आ रहे हैं तुम्हें? नहीं, पहले ये तो बता दो, या बताऊं एक बार।
ये डायरेक्शन तो तुम्हें पता ही होगा, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ठीक है, ईस्ट ऑन राइट साइड और वेस्ट ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, तुम्हारे इससे होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ओरिएंटेशन का देखते हैं, जैसे इसमें बोला है कि कहाँ गया, द लिविंग रूम शुड बी प्लेस्ड ऑन द साउथ और साउथ ईस्ट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस डायरेक्शन में कोई होगा, मतलब वैसे इन जनरल जो है ना नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं 45 डिग्री, ये तुमने उसमें ही पढ़ा होगा सर्वे में, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। इसके बाद किचन, किचन शुड बी ओरिएंटेड इन ईस्ट डायरेक्शन सो दैट द मॉर्निंग सन रेज फॉल इन द किचन, ठीक है। इट शुड बी सो प्लेस्ड इन द बिल्डिंग दैट इट्स वन ऑफ द वॉल इज एन एक्सटर्नल वॉल ऑफ द बिल्डिंग टू प्रोवाइड फ्री मूवमेंट ऑफ द एयर थ्रू द विंडो इन दैट वॉल, ठीक है। ये सब समझ में ही आ रहा होगा, इसमें कुछ है नहीं ऐसा समझाने का, ठीक है। वाटर क्लोजेट और जो बाथरूम वगैरह है ना वो इस तरीके से प्लेस होने चाहिए कि विंडो पासिंग थ्रू द blow away from the house and they should be provided with cross ventilation having one wall as an action, मतलब इससे जितना भी हो ये इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि पास अवे हो जाए, मतलब दूर चली जाए जो भी विंडो वगैरह है। टॉयलेट एंड द बाथरूम शुड बी प्रेफर्ड टू बी प्लेस्ड इन नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या है, मतलब किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं वाइल डिजाइनिंग एनी बिल्डिंग, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडो क्या होना चाहिए, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, रूमीनेस, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, सर्कुलेशन इकोनॉमी, एलिगेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइवेसी और सैनिटेशन, ठीक है। इन इन चीजों का कैसे कैसे ध्यान रखते हैं। सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज, ठीक है। द डोर्स एंड द विंडोज इन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग शुड बी अरेंज इन सच अ वे दैट द ऑक्यूपेंट कैन यूज एंड एंजॉय द नेचर टू इट्स मैक्सिमम। अब इसी अरेंजमेंट डोर्स एंड विंडोज के इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, आस्पेक्ट। आस्पेक्ट शुड बी सो प्लान दैट द रूम्स आर वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये डोर्स विंडोज वगैरह इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि फ्री मूवमेंट ऑफ एयर, सनलाइट, इन सबको ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, ठीक है। ग्रुपिंग क्या होता है, ग्रुपिंग इन्वॉल्व अरेंजिंग वेरियस रूम्स इन रिलेशन टू द टीचर, मतलब एक दूसरे के रिलेशन में कैसे उन्हें अरेंज करें उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि किचन शुड बी प्लेस नियर द डाइनिंग रूम, ठीक है, बट इट शुड नॉट बी प्लेस नियर द लिविंग रूम टू प्रिवेंट द स्मोक एंड ऑर्डर टू एंटर इनटू द रूम। अब लिविंग रूम शुड बी प्लेस नियर द एंट्रेंस एंड द बेडरूम शुड बी प्लेस अवे फ्रॉम द एंट्रेंस। अब रूमिनेस क्या होता है, रूमिनेस मीन्स दैट द प्लानिंग ऑफ द रूम शुड बी सच दैट द स्पेस इन अ रूम इज यूटिलाइज्ड टू द मैक्सिमम, ठीक है। डो विंडोज एंड कपबोर्ड in a room should not affect the space available in a room, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन शायद मैं पहले ही पूछ चुका हूँ। यदि ये कोई रूम है, ठीक है, सपोज ये दोनों उसकी वॉल्स है, सपोज क्या है ये, तो डोर्स, डोर का प्रोविजन है, ठीक है। तो डोर यहाँ प्रोवाइड करोगे, यहाँ प्रोवाइड करोगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, कॉर्नर, आदित्य को याद है मतलब, ऑप्शन 1 सही है। क्यों, Y1, ठीक है। स्पेस बढ़ जाता है, स्पेस कैसे बढ़ जाएगा, मान के चलो 200 स्क्वायर मीटर का कोई एरिया है, अब डोर कहीं भी दो, स्पेस कैसे बढ़ जाएगा। मयंक,
एक रीजन ये भी है प्राइवेसी, स्पेस फॉर मूवमेंट और स्पेस जो अवेलेबल होगा, ठीक है, अवेलेबल जो स्पेस है फॉर यूज वो बढ़ जाएगा। जनरल टर्म मत बोलो, अगर वो स्पेस कैसे बढ़ जाएगा, एक डोर देने से स्पेस बढ़ जाएगा? ठीक है। अब फर्नीचर रिक्वायरमेंट, फर्नीचर का क्या करते हैं, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रूम, सो व्हाइल प्लानिंग एनी बिल्डिंग द फर्नीचर रिक्वायरमेंट शुड बी केप्ट इन माइंड। द फर्नीचर रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट। ठीक है, और मतलब ये एडवाइजेबल होता है कि जब हम लेआउट डिजाइन करें तो उसमें फर्नीचर वाले पार्ट को भी शो करें। ठीक है, अब सर्कुलेशन, द टर्म सर्कुलेशन इंक्लूड्स द एलिमेंट विच आर यूज्ड फॉर द मूवमेंट इन द बिल्डिंग। ठीक है, जैसे कि पैसेज हो गए, कॉरिडोर हो गए, लॉबीज हो गए। ठीक है, ये तो आगे हॉरिजॉन्टल में, और जो स्टेयर केसेस और लिफ्ट्स होते हैं वो आगे अंदर वर्टिकल, ये पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, all the circulation area should be well lighted, ventilated and comfortable to use and clearly shown on the plan of the building. ठीक है, economy, it is the major factor which affect the planning of the building because it restricts the option choices available. ठीक है, ये तो बट ऑब्वियस रीजन है, मतलब जितनी ज्यादा मनी है उतना ही ज्यादा तुम इन चीजों पे ध्यान दे सकते हो, जितनी कम है और उसी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का यही काम है कि एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करना किसी भी चीज को। ठीक है, एवरी यूनिट ऑफ द बिल्डिंग इन्वॉल्व कॉस्ट, सो स्टेप्स शुड बी टेकन टू मैक्सिमाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज करना एंड द बिल्डिंग शुड बी कंप्लीटेड विद द फंड्स अवेलेबल, जितने भी फंड्स अवेलेबल हैं उसी में उस बिल्डिंग को डिजाइन करना। ठीक है, एलिगेंस क्या है, मतलब अपीलिंग इफेक्ट जो होता है, जो उसकी अपीयरेंस होती है, जैसे पहले एक टर्म बताया था एस्थेटिक अपीयरेंस, उसी से रिलेटेड टर्म है ये। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। द प्लान ऑफ द बिल्डिंग शुड बी प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग इन माइंड द स्पेशल और फ्यूचर रिक्वायरमेंट, मतलब इन केस फ्यूचर, मान के चलो पहले तुमने 2 रूम बना दिए तो उसकी जो पार्टीशन वॉल है वो इजीली रिमूव हो जाए, इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि इन फ्यूचर यदि हमें वो हॉल बनाना पड़े तो हम उसे हॉल में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, प्राइवेसी, प्राइवेसी मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्लानिंग का। ठीक है, इन अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्राइवेसी कैन बी अचीव्ड by planning the entrance pathway, screen and partition properly. Sanitation, for providing overall comfort and hygiene to the occupant, the building should be planned by keeping sanitation principle in mind. On the room, all the rooms should be well lighted and ventilated. ये सब आ रहा है समझ में? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? है किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में अब क्या यूज करते हैं हम? ठीक है, तो विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मेथड ऑफ सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन हैव बीन developed with proper planning and material design in order to reduce the overall construction time, cost and with enhanced durability. ठीक है, सबसे पहले प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, they are the most economical and fast construction building which are pre-designed and fabricated in the factories and then transported to the site. इसमें क्या होता है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में, इसमें क्या होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग लाइक कॉलम, बीम्स, इन सबको क्या करते हैं प्री डिजाइन कर लेते हैं, मतलब ये सब जो है एक फैक्ट्री में डिजाइन हो जाती है
और जो साइड पे है तब तक हम क्या करते हैं, फाउंडेशन उसकी कास्ट कर लेते हैं, मतलब फाउंडेशन डिजाइन कर लेते हैं, पूरी फाउंडेशन बना लेते हैं। उसके बाद वहाँ कॉलम वगैरह शिफ्ट करते हैं और उन्हें एम्बेड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स। यही दे रखा है इसमें, पढ़ लेते हैं, और कुछ तो नहीं दे रखा। द कंस्ट्रक्शन इज वेरी फास्ट बिकॉज वाइल द फाउंडेशन एंड फ्लोर स्लैब्स आर कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, फाउंडेशन और फ्लोर की स्लैब जब तक वहां कंस्ट्रक्ट होती है तब तक हम किसी इंडस्ट्रीज में बीम्स और कॉलम और ट्रस वगैरह को फैब्रिकेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये जो बीम्स कॉलम वगैरह होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द साइट, लिफ्टेड इनटू द प्लेस बाय द क्रेन एंड बोल्टेड टुगेदर। ठीक है, द फाउंडेशन फॉर पीबी आर जनरली मेड ऑफ कंक्रीट टू फर्मली एंकर द बिल्डिंग टू द ग्राउंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्लोइंग अवे बाय द विंड। बस यही सब दे रखा है, मतलब कि उनको किसी पर्टिकुलर एरिया पे हम क्या बीम वगैरह कॉलम वगैरह इनको डिजाइन कर लेते हैं और फिर उसको साइड पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, दो स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रेम और एक लोड बियरिंग। ठीक है, मतलब एक फ्रेम्ड एक अनफ्रेम्ड। सीधे सीधे फ्रेम्ड में क्या होता है, बीम और कॉलम होता है। थोड़ा सा समझ लो इस चीज को। ठीक है, यहाँ मान के चलो ये फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है, इस स्लैब पे कोई लोड आया, इस स्लैब से जो लोड है वो ट्रांसमिट होता है किस पे, बताएगा कोई? इस कॉलम पे। ठीक है, कॉलम से लोड कहाँ ट्रांसमिट होता है, इस बीम पे। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ अनफ्रेम्ड, जब स्ट्रक्चर अनफ्रेम्ड होता है तो जो वॉल्स होती है ना वो भी लोड बियरिंग होती है। मतलब कि जो लोड ट्रांसमिट होता है वो इन वॉल से भी होता है। ये जो वॉल्स हम बनाते हैं इनसे भी लोड ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब फ्रेम, अब जितने भी अब लेटेस्ट जो चल रहे हैं वो फ्रेम चल रहे हैं, पहले अनफ्रेम्ड स्ट्रक्चर होते थे। ठीक है, अब जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो मोस्टली फ्रेम्ड है। अब इनका एडवांटेज क्या है कि इसमें क्या करते हैं हम, कॉलम बीम पर ही सारी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। ठीक है, और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें पार्टीशन वॉल लगा देते हैं कि मतलब ये मुझे रूम चाहिए तो इतने बाई इतने का रूम चाहिए तो उसमें पार्टीशन वॉल इंसर्ट कर देते हैं और उसको डिजाइन कर देते हैं। अब इन फ्यूचर वो मान के चलो रूम हमें किसी हॉल में कन्वर्ट करना है तो उस वॉल को तोड़ देते हैं और उसके बाद वो पूरा पर्टिकुलर एरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक हॉल में। ठीक है, तो यही फ्रेम्ड स्ट्रक्चर सही भी है अनफ्रेम्ड के कंपैरिजन में। आ गई समझ में? अब हाई राइज बिल्डिंग, इनका कंसेप्ट तो शुरू से बता ही रहा हूँ मैं, मतलब टावर्स बनते हैं जिसको स्काई स्क्रैपर्स भी बोलते हैं। ठीक है, 75 फीट वगैरह के देखे होंगे टावर्स वगैरह दिल्ली वालों को। ये सबसे बड़ी बिल्डिंग जो करेंटली अवेलेबल है वो कौन सी है, बुर्ज खलीफा 830 मीटर। ठीक है, लिफ्ट स्लैब कंस्ट्रक्शन, लिफ्ट फॉर्म कंस्ट्रक्शन, इन्हें पढ़ लेना। टनल बोरिंग मशीन, मतलब लिफ्ट स्लैब का टनल बोरिंग मशीन में ये जो तुमने मेट्रो का कंस्ट्रक्शन देखा है ना इसमें ये यूज होती है, ईबीएम जिसे बोलते हैं। ये किस लिए, ये क्या करती है, ये 1 to 20 मीटर तक का डाया क्रिएट कर देती है विदाउट एनी रिस्क। बस इसकी एक ये डिसएडवांटेज है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा होती है। पर डे की कॉस्ट इसकी लाखों में होती है। ठीक है, मतलब ये जो टनल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी हम किसके लिए, मेट्रो वगैरह के लिए, या कहीं हमने टनलिंग ही करनी है हो। ये अलग से तुम फिफ्थ में आरबीटी करके एक है तो उसमें रेलवे ब्रिजेस एंड टनल्स करके है, तो टनल्स का पूरा कंसेप्ट समझोगे। अब पता नहीं कितना वाइड है तुम्हारे में, तो ये सब पढ़ोगे कि टनलिंग वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ केवल बेसिक सा आइडिया है, ये एडवांसमेंट है, पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। ठीक है, पहले ये सब ऐसे ही होता था। अच्छा, टनल का कंसेप्ट चल रहा है तो एक चीज पता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है?
ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही बताओ। अच्छा, बोल भी सकते हो, अनम्यूट के ऑप्शन ओपन कर दिया मैंने। इसी तरह ठीक है, अब तो देख लिया, आगे के लिए याद कर लेना। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग के सबसे बेस्ट, ये मतलब फादर माने जाते हैं ना, वो इनका एक रीजन है, क्योंकि जब टनलिंग होती है ना, कभी पहाड़ी इलाके में जाओ ना तो देखना, जब टनलिंग होती है ना तो वो दोनों साइड से होती है। अगर मान के चलो ये पहाड़ है, यहाँ रोड कंस्ट्रक्ट करनी है तो उधर भी एक रोड है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट करनी, तो टनलिंग जो होती है वो दोनों साइड से होती है, इधर से भी चल रही होगी, इधर से भी। इनका इतना परफेक्शन माना जाता था इस चीज में कि इस चीज को ये इसी अंदाज से कर देते थे कि ये आपस में कनेक्ट हो जाते थे। समझ में आया नहीं आया? जैसे ये कोई भी रॉक है, हिल है, कोई पहाड़ है, इससे हमें कोई रास्ता काटना है, ठीक है, तो ये यहाँ से कोई हमने टनलिंग स्टार्ट की, तो हमें ये जो टनलिंग वाला पार्ट है ये दूसरे किसी पोर्शन पे जाके एंड करना होगा, है ना। तो जब भी टनलिंग होती है तो टनलिंग दोनों तरफ से होती है, मतलब उधर से भी स्टार्ट होगी, जो सेकंड पोर्शन है उसका, जहाँ ये इसका एंड होना है, ठीक है, और जहाँ से स्टार्ट होनी है वहां से भी स्टार्ट होगी, ठीक है। इनकी इतनी परफेक्शन थी कि ये दोनों जो पॉइंट्स है ना वो एक ही पॉइंट पे आके मीट करते थे बीच में कहीं। अब आया समझ में नहीं आया? मान के चलो यार ये 12-13 रास्ते हैं, ठीक है, और ये सब घूम घाम के एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तुम यहाँ से चले, तुम्हारा दोस्त कहीं से चला, मतलब यहाँ कहीं से चला, तो तुम दोनों की इतनी वो थी कि तुम दोनों एक ही उस पे जाते थे, और यहाँ कहीं किसी भी पॉइंट पे आके एक ही उस पे मिलते थे। हाँ हाँ, वही अलाइनमेंट वगैरह वो तो प्रोसेस था, वो सब करते थे, बट ये चीज है ना, ये परफेक्शन कहलाती है किसी भी उसकी। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन टू नेशनल बिल्डिंग कोड ये कल पढ़ेंगे। और कोई डाउट? आज एक ही क्लास रखते हैं, अभी तुम्हारा